ट्रेडर फॉर टुमारो के NISM सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ट्यूशन चैप्टर 1 में आपका स्वागत है। आज हम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के कुछ बेहद बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे रिस्क प्रोफाइलिंग की, फिर एसेट एलोकेशन जिसमें वो स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल और रीबैलेंसिंग सब आते हैं, और आखिर में ये इंपॉर्टेंट सवाल कि इन्वेस्टमेंट खुद मैनेज करें या प्रोफेशनल हेल्प लें। ये कॉन्सेप्ट्स चैप्टर 1 के हिसाब से बिल्कुल फाउंडेशनल हैं, तो इनको ठीक से समझना जरूरी है। तो शुरू करते हैं रिस्क प्रोफाइलिंग से। ये टर्म काफी सुना है, पर इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में? थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लगता है सुनने में। नहीं, इसको सिंपल रखते हैं। रिस्क प्रोफाइलिंग का मतलब है बेसिकली ये समझना कि एक इन्वेस्टर कितना रिस्क ले सकता है, मतलब उसकी कैपेसिटी क्या है, और दूसरा कितना रिस्क लेना चाहता है, यानी उसकी विलिंगनेस। कैपेसिटी और विलिंगनेस मतलब? देखिए, कैपेसिटी मतलब उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी इनकम स्टेबल है या नहीं, ये सब चीज़ें। और विलिंगनेस वो थोड़ा साइकोलॉजिकल है, जैसे नुकसान होने पर कितना स्ट्रेस होता है, मार्केट ऊपर नीचे हो तो नींद तो नहीं उड़ जाती, वो सब। अच्छा, तो ऐसा हो सकता है कि कोई फाइनेंशियली तो काफ़ी रिस्क ले सकता है, कैपेसिटी है, पर शायद घबराता हो मार्केट की उतार चढ़ाव से, तो विलिंगनेस कम हुई। चैप्टर 1 में इस पर इतना फोकस क्यों है? बिल्कुल सही समझा आपने। और फोकस इसलिए है क्योंकि सिर्फ कैपेसिटी देखकर किसी को अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट दे देना, जबकि वो इन्वेस्टर रात भर सो ही ना पाए टेंशन में, तो वो सही नहीं है ना। हाँ, बात तो सही है। दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ये असेसमेंट ही फिर डिसाइड करने में हेल्प करता है कि उनके लिए सही इन्वेस्टमेंट मिक्स क्या होगा, ज्यादा इक्विटी वाला या थोड़ा सेफ डेट वाला। ठीक है, रिस्क प्रोफाइल समझ आ गया। अब मान लीजिए हमें पता चल गया कि इन्वेस्टर मॉडरेट रिस्क ले सकता है, तो अगला कदम क्या है? ये एसेट एलोकेशन क्या चीज है? एसेट एलोकेशन बेसिकली वो पुरानी कहावत है ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। बिल्कुल वही फंडा है। अपने टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को अलग अलग एसेट क्लासेस में बांटना। जैसे इक्विटी यानी शेयर्स में, डेट यानी बॉन्ड्स या FDs में, थोड़ा गोल्ड में, शायद रियल एस्टेट में। और ये बंटवारा इन्वेस्टर के रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से होता है। इससे डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, मतलब अगर एक चीज अच्छा नहीं कर रही तो शायद दूसरी संभाल ले। ओके, और इसमें भी टाइप्स होते हैं, राइट? स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन सुना है मैंने, वो क्या है? हाँ, स्ट्रैटेजिक एलोकेशन को आप एक लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट समझ लीजिए। आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, घर खरीदना है, रिटायरमेंट के लिए प्लान करना है, और आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, उसके बेसिस पर एक टारगेट मिक्स बनाया जाता है। टारगेट मिक्स जैसे हमने डिसाइड किया कि एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर के लिए 60% पैसा इक्विटी में जाएगा और 40% डेट में। ये एक कोर प्लान है जो लंबे टाइम तक फॉलो करना है। पर मार्केट तो हमेशा बदलता रहता है, एक जैसा तो नहीं रहता। अगर कल को लगे कि शेयर्स फॉर एग्जांपल बहुत सस्ते मिल रहे हैं, तो क्या हम उस 60% पे ही अटके रहेंगे? यहीं पर काम आता है टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। ये स्ट्रैटेजिक प्लान के ऊपर एक तरह का शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है ये। अच्छा, कैसे? अगर मार्केट में कोई खास अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जैसे आपने कहा शेयर सस्ते लग रहे हैं या फिर कोई बड़ा रिस्क नजर आ रहा है, तो आप टेम्परेरी तौर पर अपने स्ट्रेटेजिक टारगेट मिक्स से थोड़ा सा आप इधर उधर हो सकते हैं। जैसे 60% इक्विटी को थोड़ा बढ़ा दिया। हाँ, मान लीजिए टेम्परेरी तौर पर 65% कर दिया कुछ टाइम के लिए, मार्केट का फायदा उठाने के लिए। ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है बिना लॉन्ग टर्म प्लान को डिस्टर्ब किए। समझ गया, स्ट्रेटेजिक हुआ मेन प्लान और टैक्टिकल हुआ शॉर्ट टर्म मौके देखकर किया गया बदलाव। लेकिन एक और बात, मार्केट ऊपर नीचे होने से ये जो ओरिजिनल 60-40 का प्लान था, वो तो वैसे भी बिगड़ जाता होगा ना? मतलब अगर इक्विटी बहुत बढ़ गई तो वो शायद 70% हो जाए पोर्टफोलियो का। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है रीबैलेंसिंग। मार्केट के उतार चढ़ाव से, जैसे आपने कहा, एसेट मिक्स अपने ओरिजिनल टारगेट से दूर चला जाता है। तो रीबैलेंसिंग का मतलब है पीरियोडिकली, मतलब टाइम पर अपने पोर्टफोलियो को चेक करके उसे वापस टारगेट एलोकेशन पर लाना। कैसे? मतलब प्रैक्टिकल कैसे करते हैं इसको? सिंपल है, जो एसेट क्लास टारगेट से ज्यादा बढ़ गया है उसको थोड़ा बेचकर पैसा उस एसेट क्लास में डालना जो टारगेट से नीचे चला गया है। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए शुरू में 50-50 रेशियो था इक्विटी और डेट में, 1000 रुपए दोनों में लगाए।
1 साल बाद इक्विटी 20% बढ़कर 1200 हो गई और डेट 5% गिरकर 950। अब टोटल वैल्यू हुई 2150। हाँ। नया टारगेट 50-50 के हिसाब से दोनों में 1075 होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे? 125 रुपए की इक्विटी जो बढ़ी है बेच देंगे और उस पैसे से 125 रुपए की डेट जो गिरी है खरीद लेंगे। वापस 50-50 हो गया। अरे वाह, तो ये तो ऑटोमेटिकली सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो वाला काम कर देता है, बिना इमोशंस के। ये तो बढ़िया चीज है। जी हाँ, ये डिसिप्लिन लाता है इन्वेस्टिंग में। ओके, तो ये सब समझ आ गया। अब आखिरी सवाल जो चैप्टर 1 उठाता है, इतना सब झंझट, ये रिसर्च, एलोकेशन, रीबैलेंसिंग, ये सब खुद करें या किसी प्रोफेशनल की मदद लें? मतलब DIY वर्सेस टेकिंग प्रोफेशनल हेल्प। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है और चैप्टर 1 इसके लिए 3 सिंपल सवाल पूछने को कहता है खुद से। क्या है वो 3 सवाल? पहला, क्या आप ये काम कर सकते हैं? मतलब क्या आपके पास ज़रूरी नॉलेज है, स्किल्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट क्या टाइम है ये सब रिसर्च, एनालिसिस, मॉनिटरिंग करने का? टाइम तो एक बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। दूसरा सवाल, क्या आप ये काम करना चाहते हैं? क्या आपको इसमें इंटरेस्ट है, रिसर्च करना, पढ़ना, ट्रैक करना, या आप अपना टाइम और एनर्जी कहीं और, जैसे अपने काम में, फैमिली के साथ या हॉबीज में लगाना प्रेफर करेंगे? सही बात है, इंटरेस्ट भी होना चाहिए। और तीसरा और काफी प्रैक्टिकल सवाल, क्या आप प्रोफेशनल हेल्प अफोर्ड कर सकते हैं? क्योंकि प्रोफेशनल हेल्प फ्री तो नहीं आती। जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो उसका एक एक्सपेंस रेशियो होता है, एक कॉस्ट होती है। तो क्या वो कॉस्ट जो आप दे रहे हैं उससे मिलने वाले पोटेंशियल बेनिफिट से कम है, वर्थ है? तो मतलब ये एक बहुत ही पर्सनल असेसमेंट है, टाइम, स्किल, इंटरेस्ट और कॉस्ट के बीच का बैलेंस। और अगर कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है तो बेसिकली वो अपना इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट किसी प्रोफेशनल फंड हाउस को आउटसोर्स कर रहा है। एग्जैक्टली, आप एक प्रोफेशनल टीम को हायर कर रहे हैं जिनके पास शायद आपसे बेहतर रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज और टाइम हो ये काम करने के लिए। तो आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझी, अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी और विलिंगनेस को पहचानना, फिर उसके हिसाब से एसेट्स में पैसा एलोकेट करना, स्ट्रेटेजिकली और टैक्टिकली भी, और फिर वक्त वक्त पर उसे रीबैलेंस करना, और आखिर में ये फैसला लेना कि ये खुद करना है या किसी की मदद लेनी है। ये सब बहुत फाउंडेशनल स्टेप्स हैं। बिल्कुल, इन चीज़ों को शुरुआत में ही सही तरीके से सेट कर लिया जाए तो एक स्ट्रक्चर्ड, एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच बनता है और लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने में काफ़ी मदद मिलती है।